ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अभी हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु भारत में शासन के लिए जो पारित अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किए गए थे वे 1773 से 1853 तक के अधिनियम को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जब 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय शासन है डायरेक्ट ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश राजा के अंतर्गत आ गया था। तब जितने अधिनियम पारित हुए थे उनको हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के सेगमेंट में पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो ब्रिटिश संसद में अधिनियम पारित हुआ 1857 की क्रांति के बाद द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड डलहौजी पहले था, फिर लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। इसी अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा ही भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। जो भारत का राज्य सचिव पद का सृजन किया गया 1858 के अधिनियम से, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। दो बातें हो गई। भारत शासन अधिनियम 1858 जब आया, उसमें यह उपबंध थे कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। वह सीधे ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। दूसरी चीज, 1858 के अधिनियम के दौरान भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के दौरान कानून बनाने की प्रक्रिया में 1861 के दौरान कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1861 के अनुसार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1861 में जो भी अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि जो भी ब्रिटिश संसद में कानून बन रहे हैं भारत के लिए, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 1861 के दौरान ही विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई, मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। 1861 अधिनियम के दौरान यह उपबंध किया गया कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर आता है भारत, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से थी? 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो गैर सरकारी सदस्य थे 1892 में परिषद अधिनियम में के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया 1892 अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था।
सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1892 के दौरान केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था 1892 में भी। और सीमित अर्थों में 1892 के अधिनियम में ही निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना सीमित अर्थों में। फिर उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के दौरान भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। 1909 के दौरान के द्वारा इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। प्रथम जो सदस्य बने सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 1919 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। पहली बार 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपीय के लिए भी लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में 1919 के केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई 1919 के दौरान और केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जो थी समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। प्रांतीय विषयों को तो पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ही लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया।
इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 में एक आयोग का गठन हुआ। फिर उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इसी से हमारे संविधान के जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकतम जो प्रावधान है इसी शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया था, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के द्वारा ही वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। फिर 1935 के दौरान भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अब उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों के में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, पाकिस्तान और भारत। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही जो उपाधि थी भारत का सम्राट पद, उसको समाप्त कर दिया गया। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ें? ब्रिटिश ताज के अधिनियम, ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना और भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया 1858 के दौरान, जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित थी और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। फिर उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के दौरान कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई 1861 में। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी 1861 ने, जो कि अधिकतम 6 माह तक प्रभावी हो सकता है। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 1892 केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को 1892 के अधिनियम के द्वारा ही वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ सीमित अर्थों में 1892 के अधिनियम में ही प्रावधान किया गया था। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको माल्य मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 के द्वारा ही जो जिसको माल्य मिंटो सुधार कहते हैं, भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में शामिल किया गया। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में शामिल किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे 1909 के अधिनियम के दौरान ही। 1909 के अधिनियम के दौरान ही इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दी। परिषद के सदस्यों को बजट, लोकहित विषय विवेचना प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया 1909 में पृथक निर्वाचन
इसी में 1909 में पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपी के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के कानून बना सकते थे। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1919 के दौरान ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित शासन के विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका 10 वर्ष में अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसमें भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को शामिल करना। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करना। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि जो थी भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। प्रश्न उत्तर कहते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसका आंसर है जो कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ वह भारतीय परिषद 1892 के द्वारा हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के दौरान भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के दौरान ही दिया गया। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें ऑप्शन बी है, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही किया गया था। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहते हैं द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ये तो हमने जान चुका है 1935 में किया गया था, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1861 में नहीं किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्प में भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं है, होने के कारण विकल्प डी सही है। अब हमने देखा था 1935 में 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1935, 1937, 1946, 1947। तो ऑप्शन बी है 1937। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो हमने पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन का उपबंध है वह 1919 के अधिनियम के दौरान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। देखिए, प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो 1919 में लागू किया गया, जिसको 1935 में समाप्त कर दिया गया और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था अपनाई गई। प्रश्न उत्तर 6, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 1935 हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से केंद्र में द्वैध शासन स्थापना की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, पहला सही है। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कोटों पर आधार सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। देखिए, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन, जो प्रांतों में द्वैध शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान ही किया गया था। लेकिन मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में पार्लियामेंट में सुधार में किया गया था। तो इसलिए अब 2 गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण 1919 में किया गया था, यह सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। जो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी सभ्यों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, इन दोनों का तो कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि 1919 के दौरान ही ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की गई। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 की भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। जो कि झारखंड का लोक सेवा आयोग है, उसने प्रारंभिक प्री में उत्तर कुंजी में सी माना था, लेकिन उसको संशोधित करके डी किया, यानी कि ऑप्शन 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। 1935 की भारत सरकार में विस्तारित और स्थापित किया गया। प्रश्न 9 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद 2 सदन कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। जो निचला सदन है केंद्रीय विधानसभा कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे।
ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 35 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान था। इन सबसे हमें मतलब नहीं है, यानी सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के दौरान। प्रश्न उत्तर 10 है। प्रश्न 10, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? 1919। ऑप्शन सी सही है, अभी हमने पढ़ा है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो 1919 सी सही है। 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मांगटे चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है 1900 दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि केवल दो, क्योंकि 1919 के मांगते हुए चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष कोई जिक्र ही नहीं है आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई, गलत बात है। लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन दो सही है। ऑप्शन 12 है, क्वेश्चन 12, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा कथन 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। आइए अपन देखते हैं। ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न तो दो। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एक और दो दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, इसलिए ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी। भारत में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जो ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुआ था तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों की प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? ऑप्शन नंबर एक 1926, 1937, सी 1945 और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी नहीं, तीन ही है। इसका आंसर सी है, ए और सी। प्रसंगत वर्षों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन 1919 के तहत हुआ। ये अलग इन्फॉर्मेशन थी। प्रश्न नंबर 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? वर्ष 1945। ऑप्शन सी है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका जो केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो 123 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से
किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? माल्य मिंटो सुधार 1909, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चंद्रफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन है, इसमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधारित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समाप्ति सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। अच्छा, 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं कौन थी? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यह सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यह गलत है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं। ऑप्शन सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी सही है। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में ही आई थी। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन पहले को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, ऐसे ही। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन भारत लागू करना, तो 1935 के अधिनियम के दौरान अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ। अब प्रश्न नंबर 20 है, ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था 1935? ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों को किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, यही नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सही है। एक संघ की योजना पर विचार, सही है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, देश के लिए लिखित संविधान, यह 1935 का प्रावधान नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन, अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। क्रिप्स मिशन में हुआ था पहली बार लिखित संविधान का। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में हुआ था। प्रश्न नंबर 24, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, नहीं, गलत बात। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, भी गलत। ऑप्शन ए सही है कि यह संवैधानिक भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना जो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियमों के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब हम अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया।